Hello student, welcome all of you in political science class. Today we are going to revise the chapter 7 end of bipolarity. हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया था द कोल्ड वॉर एरा एंड टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर एंड ऑफ bipolarity. After reading the first chapter and when you are able to understand the first chapter, then it will be more easier for you to understand this chapter. अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तभी आपके लिए इस चैप्टर को समझना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा. सो बोथ द चैप्टर आर इन सेम यूनिट, इसीलिए सीबीएसई ने आपके सिलेबस में इन दोनों चैप्टर्स को एक ही यूनिट में रखा है, जिससे आपके लिए इसको समझना काफ़ी इजी होता है. In the first chapter, we had been read after Second World War in 1945, the world was divided into two parts: Eastern Alliance and Western Alliance. Eastern Alliance led by USSR and Western Alliance led by the USA. जो ईस्टर्न अलायंस था जिसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज आते हैं. अगर हम यूरोप को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईस्टर्न साइड वाला जो पार्ट आता है इसको लीड कर रहा था यूएसएसआर एंड वेस्टर्न साइड को लीड कर रहा था यूएसए एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया नेशंस थे उनको भी यूएसएसआर ही लीड कर रहा था. सो in this chapter we will read about the end of bipolarity. During the Cold War period, the world became bipolar. The word bipolar refers to the division of world into two parts or in two poles. तो bipolar वर्ड रेफर करता है वो रेफर करता है वर्ल्ड का दो पोल्स में डिवाइड हो जाना या दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना. तो ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस के बिहाफ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. एंड इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे एंड ऑफ बाइपोलरिटी, व्हिच मींस हाउ द बाइपोलर वर्ल्ड गॉट एंड. जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो कैसे एंड हो जाता है, क्या रीजन होते हैं उसके एंड होने के, और क्या कौन सा एक मेजर इंसिडेंट होता है जिसके बाद जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर से यूनिपोलर या मल्टीपोलर में चेंज हो जाता है. द वर्ड यूनिपोलर रेफर्स टू द सिंगल पावर एंड मल्टीपोलर रेफर्स टू द मोर देन वन पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक से ज्यादा पावर होंगे तो हम उसे मल्टी पावर कहेंगे. व्हेन देयर वुड बी ओनली one power, then it will be known as unipolar, and two powers regarded as the bipolar system. So during the Cold War period, the world was regarded as bipolar. There were two superpowers, USA and USSR. से कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे वर्ल्ड जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइड था. दो पावर ग्रुप्स थे, यूएसए था और यूएसआर था. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, I told you in the last chapter that the USSR was group of 15 countries. ये आपको याद रखना होगा. जो USSR था in the leadership of Russia, it was group of 15 countries. 15 कंट्री को मिलाकर USSR बना था. So after the disintegration of USSR, जब इसका disintegration हो गया मीन्स इसमें जो 15 कंट्रीज थे जब वो इससे सारे अलग होने लगे थे, उसके बाद से जो ये यूएसआर था ये एंड हो गया था और सारे कंट्रीज जो थे वो सिंगल रिपब्लिक अपना अपना इंडिविजुअल रिपब्लिक बन गए थे. एंड आफ्टर दैट अ बिग क्वेश्चन अराइज इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स विल बी यूनिपोलर और टू बी मल्टीपोलर. डिसइंटीग्रेट होने के बाद में यूएसआर के क्वेश्चन आने लगा था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है अब यूनिपोलर रहेगी, वर्ल्ड में एक ही पावर रहेगा जो यूएसए था, और मल्टीपोलर या एक से ज्यादा पावरफुल कंट्रीज अभी इमर्ज होंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द इंसिडेंट दैट वाज बर्लिन वॉल 1989. बर्लिन वॉल created during the 1960s. 1960s के टाइम पर बर्लिन वॉल को डेवलप किया गया था. 60s का जो पीरियड था उसमें बर्लिन वॉल को डेवलप किया गया था एंड इट वाज द डिवाइडेशन ऑफ जर्मनी. और बर्लिन वॉल वाज अ सिंबल ऑफ डिवाइडेशन ऑफ जर्मनी इनटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी. जो बर्लिन वॉल था वो एक सिंबल था जो जर्मनी है उसके डिवाइडेशन का. जर्मनी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, Eastern Germany and Western Germany, and as usual Eastern Germany was in the favor of USSR and Western Germany
was in the favor of USA. So after the demolition of Berlin Wall, जब ये बर्लिन वॉल थी इसको जब गिरा दिया गया था by the peoples of जर्मनी, जो जर्मनी के पीपल्स थे उन्होंने 1989 में जो बर्लिन वॉल थी उसको डिमोलिश कर दिया था and it was the start or beginning of this integration of USSR and end of bipolarity. जब बर्लिन वॉल गिरा दिया गया था तो ये एक सिंबल था कि अब जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर नहीं रहेगा और यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया था. So before reading the disintegration of USSR and end of bipolarity, we have to read about the Soviet system or system of USSR. यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, वर्ल्ड बाइपोलर कैसे बनता है, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूएसआर का सिस्टम क्या था या जिसे हम सोवियत सिस्टम कहते हैं वो क्या था. रशियन रिवॉल्यूशन अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1905 and its peak point was in 1914 to 1917. जो रशियन रिवॉल्यूशन था वहाँ के मोनार्क के अगेंस्ट में, वहाँ के किंग के अगेंस्ट में, वो 1905 में स्टार्ट हुआ था एंड 1914 से 1917 का टाइम पीरियड था, ये इसका पीक टाइमिंग था. दैट टाइम इन 1970 a communist party emerged in USSR और स्पेशली इन रशिया में एक पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी इन द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन. व्लादिमीर लेनिन जो था उसको कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कहा जाता है. सो व्लादिमीर लेनिन इन 1970 developed or established a political party that was known as Communist Party. This party's second premier or second chief was जोसेफ स्टालिन. इसके जो सेकंड चीफ थे वो जोसेफ स्टालिन थे एंड स्टालिन put a greater impact on the Russian economy and the Russian political system. जो जोसेफ स्टालिन थे उन्होंने रशियन इकोनॉमी पे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेकंड हेड थे, पहले हेड जो थे वो व्लादिमीर लेनिन थे और लेनिन के बाद स्टालिन उसके हेड बने थे और स्टालिन का रशियन इकोनॉमी पे, रशियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था. ही इंट्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ चेंजेस इन द रशियन सिस्टम और रशियन इकोनॉमिक सिस्टम. ही इंट्रोड्यूस सोवियत एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन रशिया. जो सोवियत आइडियोलॉजी होती है विच मीन्स मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑन बाय द स्टेट, जो इंडस्ट्री है वो स्टेट कंट्रोल करेगा एंड एग्रीकल्चर वाज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट. जो एग्रीकल्चर था या एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है वो भी स्टेट का, गवर्नमेंट का ही पार्ट होती है. सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन इन विच मोस्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो मोस्टली कंट्रोल था वो गवर्नमेंट का था. So Soviet system was a well established system. जो सोवियत सिस्टम था वो एक well established system था. The Soviet economy was able to develop anything which required by the people. Public को जो भी जरूरत होती थी from pin to plane, मीन ऐसी सारी चीजें जो किसी भी कंट्री को रिक्वायर होती है, सोवियत इतना डेवलप सिस्टम था कि वो सारी चीजों को डेवलप करता था. सोवियत सिस्टम वाज नॉट based or dependent upon any outer nation. तो सोवियत सिस्टम जो यूएसआर बना था वो 15 कंट्रीज, जिसमें कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे लाइक कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, बेलारूस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड आल्सो द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया. कुछ सेंट्रल एशिया की कंट्री थे. इन सबको मिलाकर मोल्डोवा ऐसे कुछ कंट्री थे, इन सबको मिलाकर 15 कंट्रीज को मिलाकर यूएसआर बनता है. सो in सोवियत सिस्टम और यूएसआर वाज एबल टू डेवलप एनीथिंग. वो किसी भी चीज को डेवलप करने में एबल था एंड सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड फॉर इनिशियल रिक्वायरमेंट और इनिशियल नीड्स ऑफ एनी सिटीजन. जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक सिटीजन की उनको फुलफिल करने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता था. इन सोवियत सिस्टम the government was working to fulfill the need of people in a limited criteria. एक limited criteria में जिससे एक person की basic needs को fulfill किया जा सके उस पर वो work करते थे. Right to property was not the part of USSR system.
प्रॉपर्टी को गेन करना या उसको बचा कर रखना, ये यूएसआर सिस्टम में वर्क नहीं करता था। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी स्पेस वाज नॉट इन यूएसआर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का जो क्राइटेरिया होता है या एक पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअली गेन करता है उसका क्राइटेरिया यूएसआर सिस्टम में नहीं था। सो यूएसआर सिस्टम वाज मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम, बट somehow this system was in lower level compared to the western world। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को से कंपेयर करें, स्पेशली यूएसए या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से अगर यूएसआर के सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो ये सिस्टम काफी वीक सिस्टम था। यूएसआर वाज एबल टू डेवलप ऑल थिंग्स, but the productive quality of that things was not as to the western countries। जो western countries में क्वालिटी आती थी गुड्स में, वो क्वालिटी इनमें नहीं आती है। लाइक अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जो किसी दूसरे कंट्री में आ रहा है और वही प्रोडक्ट दूसरे अगर कंट्री में आ रहा है, तो जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी से बेटर अगर क्वालिटी पे वर्क किया जा रहा है तो वो ज़्यादा मैटर करता है। सो Soviet system was fully dependent, fully self-dependent, but somehow there was a weakness in the Soviet system। Soviet system अपने आप में fully developed था, वो अपने में ही डिपेंड रहता, वो बाहर की कंट्रीज पर नहीं डिपेंड रहता था, वेस्टर्न कंट्रीज पर नहीं डिपेंड था, बट उसमें कुछ वीकनेस भी थी। And in Soviet system fully control of government officers and bureaucracy, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनका फुली कंट्रोल था। एंड एज ऑल ऑफ यू नो ब्यूरोक्रेसी इज रिगार्डेड फॉर एंड ब्यूरोक्रेसी एज्यूम लाइक करप्शन। ब्यूरोक्रेसी के लिए हम जनरली रेफर करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन होता है एंड डिलेज इन द वर्क में भी डिले होता है। सो इट वाज सम लूप होल्स इन द सोवियत सिस्टम। ये सोवियत सिस्टम के कुछ वीक पॉइंट्स थे। आफ्टर दैट गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। In 1980s, general election organized in the Communist Party। 1980s में जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी में। एंड in 1985 Mikhail Gorbachev became the general secretary of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। जो यूएसआर की सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, उसके लीडर बने थे 1985 में गोर्बाचेव। ये ईयर आपको याद रखना होगा। इन 1985 मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके लीडर बने थे। Mikhail Gorbachev was somehow in the favor of Western country and he wanted to create a good relation with the Western countries। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में रिलेशन को अच्छा रखना चाहते थे। एंड he also demanded for democracy and liberalization in the USSR system और सोवियत सिस्टम। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो यूएसआर के सिस्टम में, जो सोवियत सिस्टम था उसमें डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे। एंड लिबरलाइजेशन मींस मोर ओपननेस। जो वर्क हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए, उनमें कॉम्पैक्ट इतना नहीं होना चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। एंड इस सिस्टम को एप्लीकेबल करना चाहते थे। द एफर्ट ऑफ गोर्बाचेव क्रिटिसाइज्ड बाय हिज ओन पार्टी मेंबर। जो गोर्बाचेव एफर्ट कर रहे थे, उनके एफर्ट को उनकी ही पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। गोर्बाचेव वाज क्रिटिसाइजिंग ऑन टू ग्राउंड्स। गोर्बाचेव दो ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज हो रहे थे। फर्स्ट वन बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी उनकी ही पार्टी के मेंबर थे, वो भी गोर्बाचेव को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड सेकंड थिंग, द पीपल्स ऑफ यूएसआर, बिकॉज they assumed that Gorbachev was not moving in a fast pace। जो गोर्बाचेव है वो तेजी से मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्लोली प्रोसेस में ये जो रिफॉर्म्स एप्लीकेबल कर रहे हैं, which will be not beneficial for the USSR। उनका मानना था कि ये यूएसआर के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। But somehow the Gorbachev's effort become the important or play a significant role in the disintegration of USSR। जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे उन्होंने यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ड्यूरिंग द गोर्बाचेव पीरियड, जब गोर्बाचेव पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, देन ही डिडंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द यूएसआर डिफरेंट रिपब्लिक्स व्हिच वर मूविंग अगेंस्ट द यूएसआर।
और अगेंस्ट द रशिया। जो यूएसआर के जो 15 रिपब्लिक्स में से काफी ऐसे रिपब्लिक थे वो यूएसआर से अब बाहर जा रहे थे, वो यूएसआर में रहना नहीं चाह रहे थे। But the Gorbachev didn't take any action against these countries. वो जो रिपब्लिक थे उनके अगेंस्ट में यूएसआर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो उनको बाहर जाते हुए यूएसआर से अलग होते जाते हुए देख रहे थे, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे बिकॉज इवन रशिया वांटेड टू सेपरेटेड फ्रॉम यूएसआर। जो रशिया था वो भी यूएसआर से सेपरेट होना चाहता था बिकॉज द मोस्टली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, as I told you, USSR got formed with the countries of Eastern Europe and Central Asia. जो USSR था वो Eastern Europe और Central Asia के countries से बना था, and Eastern European countries believed that or assumed that they are facing the problem due to the Central Asia's countries because these countries' economies were not as higher compared to the European countries. ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का मानना था कि जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है और वो हम पर ही डिपेंड रह रहे हैं, इसीलिए हमको यूएसआर से अलग हो जाना चाहिए। So Gorbachev reforms policy and his policy which he want to applicable in the USSR become the reasons for the disintegration for USSR. Next point is reason for Soviet Union disintegration. सोवियत यूनियन जो एंड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, वो एक जो 15 कंट्रीज का ग्रुप था जो अलग अलग हो गया, उसके क्या रीजन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल वीकनेस। एज आई टोल्ड यू सोवियत सिस्टम वाज मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट इट वाज नॉट एज डेवलप्ड कंपेयर्ड टू द यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड। जो सोवियत सिस्टम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में काफी डेवलप हुआ, यूएसआर बिकम सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएसआर था वो सुपर पावर बन गया था, बट इसका जो सिस्टम था वो इतना डेवलप नहीं था कि वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर कर सके। व्हेन पीपल्स ऑफ यूएसआर कंपेयर देयर सिस्टम टू द system of western countries then they feel embarrassed that their system was not working properly। जब यूएसआर के पीपल्स अपने सिस्टम को किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते, वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करते, तब उनको लगता था कि उनका सिस्टम अच्छा नहीं है। Whereas members of Communist Party also popularized or also always spread ideas in the society that their system are most powerful system of the world। जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे वो हमेशा ये कहते थे कि उनका जो सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है, बट जब वहाँ के मेंबर्स ने अपने सिस्टम को, वहाँ की पब्लिक ने अपने सिस्टम को बाहर की कंट्री से कंपेयर किया तो उनको लगा कि उनका सिस्टम बहुत वीक है। After that, Gorbachev reforms, as we read in the earlier points, that the Gorbachev reforms policy become the reasons for the disintegration because Gorbachev was criticizing on two grounds। Gorbachev दो grounds पर criticize हो रहे थे, first on the party members and second by the peoples of USSR। And by this, peoples of USSR got frustrated by the slow process of Gorbachev। Gorbachev जो slow process कर रहे थे उससे वहाँ के people frustrated हो गए थे and they started disintegrate from USSR और got separated from USSR। तो उन्होंने USSR से separate होना start कर दिया था। Next point, emergence of nationalism। Different countries of the USSR feeling that they are not getting development within the USSR। जो USSR के 15 कंट्रीज थे उनमें स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, generally peoples or political thinkers assume that the feeling of nationalism will be emerged in the countries of Central Asia because their culture were quite different from the countries of Eastern Europe। जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनका मानना था कि जो सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं वो यूएसआर से पहले सेपरेट होंगे बिकॉज उनका जो सिस्टम है वो यूएसआर के सिस्टम से मैच नहीं करता है, ये यूएसआर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे मैच नहीं करता है। बट इट वाज सरप्राइजिंग एलिमेंट दैट द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप डिमांडेड टू गेट सेपरेट और टू बिकम अ न्यू रिपब्लिक। सो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द डिफरेंट countries of Eastern Europe, especially Baltic Republic। Baltic Republic was a group of 5 Eastern European countries। 5 जो Eastern European countries थे उनका ये ग्रुप था, चेकोस्लोवाकिया एंड अदर्स, ये उनका ग्रुप था और ये इनसे अलग होना चाह रहे थे।
After that, the failure of administration. As I told you, USSR system was fully based on the government officers or on the bureaucracy, and bureaucracy of USSR were fully based on the corruption एंड मॉल प्रैक्टिसेस। जो यूएसआर का सिस्टम था वो फुली गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता था, और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेसी हो गई थी। सो फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिफरेंट ग्राउंड बिकम द रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन बना था। सो in this point or in this section we had been read about first of all the disintegration or demolition of Berlin Wall। the Berlin Wall थी वो कैसे end होती है। after that Soviet system, what was Soviet system, in which we read about the Vladimir Lenin, founder of Communist Party। after that Joseph Stalin, who introduced different type of reforms in the Communist Party। after that Mikhail Gorbachev and disintegration। Gorbachev played a significant role in the disintegration of USSR। after that different regions, हमने different regions पढ़े थे, internal weakness को पढ़ा, Gorbachev के reforms को पढ़ा, उसके बाद emergence of nationalism which arise or which developed in the Eastern European countries। after that failure of administration, जो administration fail हो गया था उसको पढ़ा था। and in next point we will read about the consequences of disintegration। जो इसका consequences था कि रिजल्ट क्या आता है, जो सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या रिजल्ट आता है। 1991 in 1991 finally 3 countries Russia, Ukraine and Belarus abandoned the USSR system। इन्होंने फाइनली ये कर दिया था कि जो USSR का सिस्टम है वो अब एंड हो गया है और USSR सिस्टम अब वर्क नहीं करेगा। तो ये फाइनली 1991 में जो USSR था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। The Cold War which started in 1945 ended in 1991 with the disintegration of USSR। USSR के डिसइंटीग्रेट होने के साथ में ही जो कोल्ड वॉर था अब वो एंड हो गया था। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या-क्या रिजल्ट आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज consequences of disintegration। In the last point we had been read about the reasons for disintegration of USSR। USSR के disintegration के क्या-क्या रीजन होते हैं वो हमने पढ़े हैं। अब जो हम पढ़ेंगे consequences, which means what was the impact of disintegration of USSR। USSR जो डिसइंटीग्रेट हो गया, जो डिफरेंट 15 कंट्रीज जो थे वो अलग अलग जब हो गए USSR से, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिजल्टेड इनटू एंड ऑफ कोल्ड वॉर। The Cold War which started in 1945 with the disintegration of USSR, now the end war, Cold War got end। जो Cold War था वो अब end हो गया था। Second thing, now the world become unipolar। अब जो world था वो unipolar बन गया था। During the Cold War, the world was bipolar। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती वो बाइपोलर थी। देयर वर 2 सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर। बट विद द डिसइंटीग्रेशन एंड कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, नाउ देयर वाज ओनली अ सिंगल सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड दैट वाज यूएसए। सो वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर। आफ्टर दैट नाउ it was a symbol of significant winning of capitalism or ideology of Western world। As all of you know that during the Cold War period, Cold War was also a tension and conflict of 2 ideology। जो Cold War था वो 2 ideologies का एक conflict भी था। USA was favoring the ideology of capitalism and democracy, whereas USSR was favoring the ideology of socialism and communism। But with the disintegration of USSR, now the ideology of
USA, which means ideology of democracy and capitalism, was ruling over the world. और अब ये जो आइडियोलॉजी थी ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रही थी। जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, ओपन मार्केट की जो आइडियोलॉजी थी, अब वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लीड कर रही थी, इकोनॉमिक्स को लीड कर रही थी। आफ्टर दैट different republics emerged in world politics. After the disintegration of USSR, the countries which got separated from USSR emerged as new independent nations. USSR से जो countries अलग हुए थे अब एक new countries की form में emerge हो रहे थे, and several countries become the part of United Nation Organization. जो United Nation Organization था उसके ये part बने थे। After that, USSR was the part of United Nations Organization also. USSR था, earlier USSR was part of United Nations Organization. ये भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका ये part था। With the disintegration of USSR, Russia took the place of USSR। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में काफी टाइम आता है। Which country took the place of USSR in United Nation? यूनाइटेड नेशन की जगह USSR में किस कंट्री ने ली थी? So that was Russia. Earlier USSR was a part of Security Council of United Nation Organization. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। फर्स्ट USA, second Britain, France, China, and 5th one USSR. But with the disintegration of USSR, now Russia took the place of USSR. USSR की जो जगह जो सिक्योरिटी काउंसिल में थी उस जगह को अब रशिया ने ले लिया था, और काफी जो ट्रीटीज हुई थी, different type of treaties which made by the USSR. Now these treaties were known as for the रशिया, और अब वो ट्रीटीज किसके लिए जानी जा रही थी? रशिया के लिए। आफ्टर दैट बोरिस येल्त्सिन बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर। यूएसआर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बोरिस येल्त्सिन जो थे वो 1991 में रशिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। बोरिस येल्त्सिन आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल in the disintegration of USSR. USSR के disintegration में उन्होंने काफी रोल प्ले किया था, because the emergence of nationalism और feelings of nationalism also promoted by the Boris Yeltsin. जो बोरिस येल्त्सिन थे उन्होंने जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की उसको प्रमोट करने में, उसको प्रॉम्प्ट करने में काफी ज्यादा रोल प्ले किया था, एंड बोरिस येल्त्सिन बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये आपको याद रखना होगा। आफ्टर दैट पॉलिसी एंड अ टाइप ऑफ आइडियोलॉजी विच लीडेड बाय यूएसआर नाउ गॉट रूइंड। यूएसआर की जो एक आइडियोलॉजी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका एक इमेज था वो अब एंड हो गया था। आफ्टर दैट, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, अ क्वेश्चन अराइज्ड दैट व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होगा? The world become unipolar, the world become multipolar, और what? जो वर्ल्ड है अब वो बाइपोलर से यूनिपोलर रहेगा, मल्टीपोलर रहेगा, या क्या होगा? Generally it assumed that USA took the place of world politics और become the super power. जो USA है USSR के एंड होने के बाद उसकी भी जगह ले लेगा और वर्ल्ड में यूनिपोलर बन जाएगा। In some years or in the beginning of some years or at the initial stage, the statement was true. कुछ टाइम तक ये स्टेटमेंट सही था कि यूएसए ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया था एंड द वर्ल्ड वाज यूनिपोलर। द वर्ल्ड था वो यूनिपोलर था, बट विद द टाइम नाउ द वर्ल्ड बिकम मल्टीपोलर। अब जो वर्ल्ड हो गया है वो मल्टीपोलर हो गया है, बिकॉज देयर आर सेवरल कंट्रीज लाइक चाइना, इजराइल, इंडिया, Brazil, which are playing a significant role in world politics. तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी significant role play करें, especially China and India. These two countries are most populous countries of the world, and they are playing most important and prominent role in world politics and economy also. ये जो दोनों कंट्री हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी important role play करते हैं।
तो these are the consequences of disintegration of USSR. USSR के disintegration के ये सारे रिजल्ट होते हैं. After that, shock therapy. Now question arises, what is the mean of shock therapy and what is shock therapy about the disintegration of USSR? ये shock therapy है क्या? ये कौन सी चीज है जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है? Shock therapy was a sudden developmental process which initiated by the World Bank in the countries of post-USSR. USSR के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो कंट्रीज थे उनमें डेवलपमेंट के लिए, उनमें रिफॉर्म्स के लिए एक सडन प्रोसेस एप्लीकेबल किया गया था. मींस द कंट्री अर्लियर दीस कंट्रीज वर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट with the support of World Bank and the United Nations, now they were transforming into capitalist ideology और capitalist economy. वो कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में जा रहे थे, तो ये सडन प्रोसेस किया गया था, स्लो प्रोसेस नहीं किया गया था, सडन प्रोसेस किया गया था. सो द सडन प्रोसेस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पोस्ट रिपब्लिकन कंट्रीज इनटू न्यू वन दैट वाज नोन एज शॉक थेरेपी. जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनका सडन प्रोसेस करके अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज करना या एक न्यूअर वर्जन में चेंज होने का जो प्रोसेस था उसको शॉक थेरेपी कहा गया था. The countries of USSR or post-communist countries of USSR were in hurry to transform their image in world politics. जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो अपनी इमेज को चेंज करना चाह रहे थे and they tried to come in the shadow of USA. और वो जल्दी से जल्दी USA की शैडो में या वेस्टर्न कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस था उसके साथ आना चाहते थे because they want to try to reform their image. जो उनकी इमेज पहले रशिया के साथ में या यूएसआर के साथ में रहकर बन चुकी थी उसको अब वो चेंज करना चाहते थे. Also, earlier the USSR system, the most of the industries was owned by the state. जो mostly industry थी वो अब जो पहले गवर्नमेंट के हाथ में होती थी. Now a bigger garage cell organized in the USSR. USSR में bigger वर्ल्ड की सबसे गैरेज सेल कहा जाता है in which most of the industry sold out at the cheaper price at the lower cost. काफी कम प्राइस पे जो इंडस्ट्री थी उनको प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में बेच दिया गया था and it started a black market in USSR country. USSR की कंट्रीज में इसने ब्लैक मार्केट को स्टार्ट किया था. So shock therapy was a sudden process to transform from communist ideology to the capitalist ideology, capitalist democratic ideology in the post-communist countries of USSR. जो USSR के post-communist countries थे, उनमें socialist communist ideology से democratic capitalist ideology में transform होने का जो sudden process था, which is known as shock therapy. After that, consequences of shock therapy. शॉक थेरेपी के रिजल्ट क्या होते हैं? इट डिक्रीज द इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज ऑफ यूएसआर. इसने यूएसआर की इकोनॉमी को डिक्रीज कर दिया था बिकॉज द इंडस्ट्रीज व्हिच वर अर्लियर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सोल्ड आउट एट द लोअर प्राइस टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस. बहुत कम प्राइस पे उनको बेचा गया था. मोर देन 80% डाउनफॉल सीम्स इन द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में 80% से ज्यादा जो डाउनफॉल था वो देखा गया था. After that, the peoples were demanding for more liberation. जो पब्लिक थी वो ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी की, फ्रीडम की डिमांड करने लगी थी. Sudden process has been not always beneficial for any nation. तो sudden process होता है वो हमेशा किसी कंट्री के लिए सही नहीं होता है. Within slow process there is a chance a country can work for a longer period of time. अगर वही सडन प्रोसेस की जगह स्लो प्रोसेस किया जाता तो ये चांस ज्यादा होता कि वो कंट्री डेवलप कर सकते थे. बट बाय द शॉक थेरेपी द यूएसआर इकोनॉमी गॉट डाउन एंड इट टुक मोर देन 10 इयर्स टू रीइमर्ज. जो यूएसआर की इकोनॉमी थी कंट्रीज की उसने 10 साल से ज्यादा टाइम लिया था वापस से इमर्ज होने में. द रशिया गॉट इमर्ज इन 2001. 1991 में डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो रशिया की इकोनॉमी थी उसने 10 इयर्स का टाइम लिया था. 2001 में जाकर इसकी जो इकोनॉमी थी वो वापस से अपवर्ड्स हुई थी. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिकम द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. जो मोस्टली जिसकी कंट्रीज थे वो अब वेस्टर्न कंट्रीज के पार्ट बन गए थे.
So shock therapy was not as beneficial as it demanded or as assumed. जैसा assume किया गया था उतना shock therapy beneficial नहीं रहा था. The next point is tension and conflicts. After the disintegration of USSR, there has been a conflict or disputes started between different republics or within the republics. जो डिफरेंट रिपब्लिक से जो इंडिपेंडेंट हुए थे, सेपरेट हुए थे यूएसआर से, उनमें आपस में ही या कुछ कंट्रीज में इंटरनल लेवल पर भी कंट्री के अंदर ही आपस में जो डिस्प्यूट से डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में स्टार्ट हो गए थे टू कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नेशन. कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे और ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम उन पे कंट्रोल करने के लिए उनमें आपस में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे. So famous dispute between Chechnya and Dagestan in Russia. Chechnya and Dagestan were two republics in Russia, and these republics were creating violating activity in Russia. ये रशिया में violating activity, violence create कर रहे थे, and still Russia is facing the problems of Chechnya. जो Chechnyas हैं और दागिस्तान की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, बट चेचन्या जो ग्रुप है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ तजाकिस्तान, Azerbaijan, these are the countries which were facing the problems after the disintegration. इन कंट्रीज ने डिसइंटीग्रेशन के बाद काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया था. अजरबैजान फेस सिविल वॉर्स कंडीशन. सिविल वॉर्स रेफर टू द वॉर व्हिच अराइज विद इन द कंट्री. अगर एक कंट्री में ही आपस में कम्युनिटीज में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं. और अजरबैजान फेस्ड सिविल वॉर्स कंडीशन. Only one republic, Czechoslovakia, which is split into two parts, Czech and Slovakia, peacefully. जो चेकोस्लोवाकिया था वो पीसफुली उसका स्प्लिट हो गया था, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, चेक एंड स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया रिपब्लिक. So these were the tension and conflicts which arose after disintegration of USSR. The last point of this chapter is India and post-communist countries. India played a significant role in the USSR or in the post-communist nation. Before disintegration of USSR, the relation of India with the communist nation or with the USSR was too good. USSR played a significant role at the political system of India and also helped at the military level. The USSR था, especially Russia, जो इंडिया की काफी ज्यादा हेल्प करता था डिफरेंट लेवल पे. इंडियन बॉलीवुड मूवीज वर मोस्ट पॉपुलर इन द यूएसआर कंट्रीज और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनमें इंडियन जो मूवीज थी वो काफी ज्यादा फेमस थी. इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन वर आल्सो फेमस इन दिस कंट्री. सो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैविंग अ गुड रिलेशन. सो इट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. In the next class, we will read or discuss about the different type of question or multiple choice question based on this chapter. Thank you.